हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम जीएसटी का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर जीएसटी, उसके अंदर हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। हमने देखा था पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन कौन से पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है वो हमने देखा। ठीक है, फिर हमने ये लिमिट्स देखी थी, एग्जम्पशन लिमिट। फिर हमने कौन से पर्सन लाइबल नहीं है वो देखा था। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कल जो लेक्चर लिया था उसमें देख लिया था। अब हम देखते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनिवार्य पंजीकरण। तो आज हम देखते हैं अनिवार्य पंजीकरण। अनिवार्य का पंजीकरण मतलब उन्हें किसी भी तरह से अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। ठीक है, मतलब कंपलसरी है। अब देखते हैं इसके अंदर, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इवन इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज बिलो स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, अभी हम जिन लोगों की बात करेंगे या जिन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उन लोगों को जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रूप से करवाना होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिनके बारे में अभी हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आ जाता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड। ठीक है, जो माल की अंतरराज्यिक पूर्ति करते हैं। ठीक है, अंतरराज्यिक पूर्ति मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, स्टेट टू स्टेट जो सप्लाई होती है, उसके लिए भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, तो मतलब ये वो सारे पर्सन होंगे जिनका जो टर्नओवर है वो 10, 20 और 40, ये जो लिमिट्स हैं, इन लिमिट से कम हो तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब देखिए, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पूर्ति करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, उन व्यक्तियों को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। वैसे तो अभी सरकार ने इसकी सीमाएं भी निर्धारित कर दी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन, एक अपवाद आ जाता है। ठीक है, और वो अपवाद क्या आता है कि जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होती है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आइटम की सप्लाई करने वाले जो सप्लायर होते हैं, चाहे वो स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो भी उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी बात इसके अंदर आ जाती है। फिर बात करते हैं सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, मतलब कभी कभी सप्लाई करने वाले, जो जिनका काम रेगुलर सप्लाई करने का नहीं है। ठीक है, वो कभी कभी सप्लाई करते हैं, उन्हें आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति कहते हैं। तो अगर उनका जो टर्नओवर है वो अगर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख की जो लिमिट है उससे अगर कम भी रहता है तो भी उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, तो ये जो आकस्मिक वाले व्यक्ति है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर बात करते हैं रिवर्स चार्ज लायबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर या सप्लायर के ऊपर विपरीत प्रभार लगाया गया हो, ठीक है, इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज लायबिलिटी। तो अगर किसी के ऊपर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी हो तो उसे भी अपना क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ठीक है, तो हमने अभी देखे हैं 3, एक तो अंतरराज्यिक पूर्ति करने वाले व्यक्ति, ठीक है, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, और एक आ जाते हैं विपरीत प्रभार वाले व्यक्ति, जिनके ऊपर विपरीत प्रभार दायित्व लगा हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो मैंने इनके सामने इनकी सेक्शन मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ना, वो सीजीएसटी एक्ट किसके अंदर आ जाता है, अंडर सेक्शन 24 के अंदर
सकता है, ठीक है, जिसमें जो 24(1) है उसमें तो इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले सप्लायर, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 24(2) के अंदर, रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी वाले जो पर्सन है वो 24(3) के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पर्सन हु आर लाइबल टू पे द टैक्स अंडर सेक्शन 9(5), ठीक है, अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ECO। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को क्या बोलते हैं कि वो जो पर्सन होते हैं वो सेक्शन 9 और सब सेक्शन 5 के अंदर क्या होते हैं, लाइबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आ जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कर योग्य पूर्ति करने वाले अनिवासी व्यक्ति। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसी सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं TDS डिडक्टर। जो पर्सन TDS डिडक्टर है या जिसे सेक्शन 51, जिसे हम कहते हैं सेक्शन 51 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 51 के अंदर जिसको TDS डिडक्ट करना कंपलसरी है, उन पर्सन का GST रजिस्ट्रेशन भी क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। ये बात CGST एक्ट के सेक्शन 24 के सब सेक्शन जो 4 है उसके अंदर हम बताई गई है, ठीक है, सेक्शन 6 के अंदर बताई गई। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं एजेंट। जो एजेंट होते हैं, जो अभिकर्ता होते हैं या किसी के एजेंट के रूप में जो काम करते हैं पर्सन, ठीक है, मतलब एजेंट के फॉर्म में क्या करते हैं वो लोग, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जो होते हैं ना, उनको भी अपना GST में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फिर बात करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनपुट सेवा वितरक, चाहे वो इसके अंदर रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन उसे GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, फिर बात है पर्सन सप्लाइंग थ्रू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। ये जो पर्सन्स होते हैं, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें TDS डिडक्ट करना क्या होता है, कंपलसरी होता है, तो वो पर्सन भी इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। उन इंसानों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इनको भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी रूप से करवाना होता है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर काफ़ी बार देख लिया ना, ये देखो यहाँ पे 3 पढ़े थे हमने। इसके बाद पर्सन हु लाइबल फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 9, इसके अंदर भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर आ रहे हैं। फिर ई-कॉमर्स ऑपरेटर काफ़ी बार आ रहे हैं, ठीक है। इसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटर को अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विस या सप्लाई करता है, ठीक है, वो पर्सन भी इस कैटेगरी के अंदर आता है और उसको भी अपना क्या करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो तो खुद तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। अगर कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में ऑनलाइन क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है या डेटा पहुंचा रहा है, ठीक है, या डेटा ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो डेटा या इंफॉर्मेशन की जो सप्लाई की जाती है, ठीक है, डेटा या इंफॉर्मेशन की सप्लाई करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फिर बात करते हैं पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन दिया है,
या फिर जो जीएसटी काउंसिल है उनकी रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन दिया है, तो वो पर्सन भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब उनको भी अपना क्या करवाना होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो ये हमने सारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ही देखे हैं। किन किन को करवाना होता है एक बार वापस देख लेते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो कि इंटर स्टेट सप्लाई करता है, ठीक है, अंतर्राज्यिक पूर्ति करने वाले व्यक्ति। दूसरी बात आ जाती है कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति पर्सन, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिन्हें हम कहते हैं आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति जो कभी कभार सप्लाई करते हैं। फिर रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी वाले जो पर्सन हैं जिन पर विपरीत प्रभार लगा हुआ है, विपरीत प्रभार कर दायित्व है, वो व्यक्ति इसके अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं पर्सन हु आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो इस सेक्शन के अंदर क्या टैक्स चुकाने के लिए लाइबल होते हैं, तो वो पर्सन भी इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, अनिवासी व्यक्ति है, लेकिन वो कर योग्य पूर्ति करता है, तो उसके लिए भी इसमें पंजीकरण कराना आवश्यक है। फिर बात करते हैं टीडीएस डिडक्टर, जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती करते हैं ना, उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ठीक है, एजेंट की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के एजेंट के रूप में सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस की, तो उसे भी अपना क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। फिर बात करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनपुट सेवा वितरक, उनको भी अपना क्या करवाना होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करने वाले जो पर्सन है, ठीक है, जो ईसीओ के थ्रू अपनी सप्लाई करवाते हैं, वो पर्सन भी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल माने जाते हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उनको तो करवाना ही है। फिर बात करते हैं उन नेक्स्ट पर्सन की जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे पर्सन या पर्सन का जो ग्रुप होता है, क्लास ऑफ पर्सन या ऐसे वर्ग के व्यक्ति जिन्हें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर क्या दिया हो, नोटिफिकेशन दिया हो, उन्हें भी अपना इसके अंदर अनिवार्य पंजीकरण करवाना आवश्यक है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर है उसकी अब हम बात करते हैं। ठीक है, और ये बात जो कही गई है वो किसके अंदर कही गई है, ये बात हमें कही गई है, ये जो हमारा सेक्शन 25 है सीजीएसटी एक्ट का। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो सेक्शन 25 है उसके अंदर ये बात कही गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइम लिमिट की। ठीक है, समय सीमा की बात करते हैं। तो समय सीमा की बात करें तो इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है या जिन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर अंदर करवाना होगा, 30 डेज के अंदर करवाना होगा। ठीक है, जैसे ही अगर किसी पर्सन को पता चलता है या वो केंद्र राज्य किसी भी विहित क्षेत्र में जिस दिन से वह कर देने के लिए दायी होता है, उस दिन से 30 दिन के अंदर उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ये जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उन्हें अपना जो बिजनेस है स्टार्ट करने से कम 5 दिन पहले, क्या हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरआई की। अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने से कितने 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टाइम लिमिट की बात करें तो जो नॉर्मल पर्सन है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं, तो उन्हें जिस दिन वो दायरे में आ रहे हैं उस दिन से 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और जो अनिवासी
कर योग्य व्यक्ति हैं उनकी बात करें तो उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले, ठीक है, 5 days बिफोर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 और मोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक अथवा अधिक पंजीकरण। तो देखिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर स्टेट में सिर्फ एक ही बार क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत सारे बिजनेस के अंदर क्या हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस के अंदर अगर इन्वॉल्व पर्सन है तो उन्हें अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन दिए जा सकते हैं। ये बात यहाँ पे आ जाती है। तो मतलब 1 और मोर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरीज में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। लेकिन अगर वो बहुत सारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है तो कोई शर्तों के अधीन, ठीक है, किसी भी शर्त के अधीन उन्हें प्रत्येक बिजनेस के लिए अलग अलग पंजीकरण दिया जा सकता है। ये बात यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। अब देखिए, अगर कोई पर्सन सेज में लगा हुआ है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, तो उसे अपना जो नॉर्मल बिजनेस है, देखिए, अगर कोई पर्सन स्पेशल इकोनॉमी जोन सेज के अंदर अपना बिजनेस करता है तो उसे, और उसका दूसरा बिजनेस भी है एक, ठीक है, तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन दूसरे बिजनेस के लिए अलग से लेना होगा, ठीक है। सेज का तो होता ही है, लेकिन सेज के अलावा उसे दूसरा बिजनेस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये बात यहाँ पे कंफर्म आपको करनी है। फिर बात करते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, जो ऐच्छिक पंजीकरण होता है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कि इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है, और वो पर्सन अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन उत्तरदायी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो इस अधिनियम के अंदर अपना पंजीकरण करवा सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आ जाती है और उसके ऊपर भी वही सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे या लगेंगे जो कि नॉर्मल किसी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल पर्सन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो अपनी इच्छा अनुसार भी कोई इंसान इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर बात करते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं ना, वो अलग अलग बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी अलग अलग राज्यों के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं ना, उनको जो अलग अलग स्टेट में है, ठीक है, एक स्टेट दूसरे स्टेट, तो उन्हें हर स्टेट के लिए एक क्या दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, ठीक है। ये बात इसके अंदर आ जाती है। मतलब प्रत्येक पंजीकरण के लिए भिन्न भिन्न व्यक्ति माना जाएगा और भिन्न भिन्न राज्यों के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनका भी पंजीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या एक से ज़्यादा बिजनेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे उसे हर रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग इंडिविजुअल पर्सन माना जाएगा, ठीक है। हर रजिस्ट्रेशन के लिए उसे अलग व्यक्ति माना जाएगा। ये बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अलग स्टेट में करवाए चाहे अलग बिजनेस के लिए करवाए, हर रजिस्ट्रेशन के लिए उसे एक भिन्न व्यक्ति माना जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, रिक्वायरमेंट ऑफ पैन। जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पैन का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। बिना पैन कार्ड के कोई भी अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, ठीक है। तो उसे आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जो स्थायी खाता संख्या होते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या, स्थायी खाता संख्या। तो जो स्थायी खाता संख्या होती है, ठीक है, स्थायी खाता संख्या पैन का उल्लेख रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो पैन नॉट नेसेसरी फॉर नॉन रेजिडेंट। जो अनिवासी व्यक्ति होते हैं ना, ठीक है,
जो भारत में नहीं रहते हैं, भारत के बाहर के व्यक्ति हैं, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और उन्हें अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उनके लिए पैन कार्ड अगर नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैन कार्ड तो आयकर अधिनियम 1961 जो भारत का अधिनियम है उसके अधीन जारी किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे अदर डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो अदर डॉक्यूमेंट के बेस पे भी उनको क्या मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, बट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द नॉन रेजिडेंट पर्सन इन इंडिया। ओके, फिर बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिस, ठीक है। तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है पंजीकरण उचित कार्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो जो पंजीकरण होगा जो किसी व्यक्ति का वहाँ पे आयकर, ये जो अधिनियम है सीजीएसटी एक्ट, उसके अंदर अगर करवाया गया है और अगर वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो किसी उचित कारणों के हिसाब से कोई प्रॉपर रीज़न हो ना, तो प्रॉपर रीज़न के बेस पे जो प्रॉपर ऑफिस है वो उन्हें रजिस्ट्रेशन दे सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यूनिक आइडेंटिफायर नंबर UIN की हम बात करते हैं, विशिष्ट पहचान संख्या। तो देखिए जो विशिष्ट पहचान संख्या है, कुछ विशेष प्रकार की जो सत्ताएं होती है जैसे UNO आदि को पंजीकरण प्रदान नहीं करके विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। ये जो CGST एक्ट है, इस CGST एक्ट के अंदर कुछ विशेष तरह के जो संगठन होते हैं या विशेष तरह के जो संस्थान होते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा करके क्या दिया जाता है, UIN दिया जाता है, जिसे हम यूनिक आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो वो उन्हें यहाँ पर प्रदान किया जाता है, विशिष्ट पहचान संख्या हम इसे कह सकते हैं। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड, और जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, जिन्हें स्वीकृति भी दी जा सकती है और अस्वीकृति भी दी जा सकती है। देखिए जब इंसान अपना रजिस्ट्रेशन करता है तो या तो वो स्वीकृत होगा या फिर वो क्या हो सकता है, अस्वीकृत भी हो सकता है किन्हीं कारणों से, ठीक है। अगर प्रॉपर रीज़न है तो वो अस्वीकृत भी हो सकता है, लेकिन किसी कारण से अगर वो अस्वीकृत हो जाता है और रजिस्ट्रेशन की बहुत ही क्या हो ज़रूरत हो, तो ऐसे कंडीशन में जो उचित कार्यालय है वो रजिस्ट्रेशन प्रदान कर सकता है। ये बात हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में देखी, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाता है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिन्हें हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं डीम्ड ग्रांट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जो रजिस्ट्रेशन जो है वो उस प्रोसेस में अगर कोई कमी रह जाती है, ठीक है, कोई उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सही से नहीं दी जाती है या कोई कमी रह जाती है, तो उस कमी के लिए जो कमी की सूचना होती है ना, इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, या कमी रहने का जो नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, नोटिफिकेशन जो होता है वो रजिस्टर्ड करने वाले जो रजिस्ट्रार है या जो पोर्टल है उसके अंदर से 3 दिन के अंदर उसकी क्या आ जाना चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर किसी को भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, ठीक है। किसी को भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको अगर 3 दिन में उसकी सूचना नहीं दी जाती कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ कमी है, तो फिर उसे जो डीम्ड रजिस्ट्रेशन है वो भी उसे दिया जा सकता है, ठीक है। माना गया पंजीकरण जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये था आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर जीएसटी। आज हमने इसका क्या पढ़ा था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पढ़ा और हमने पढ़ा प्रोसीजर पढ़ा, ठीक।